कनाडा में बहुत सारे खालिस्तान टेररिस्ट, yes, I'm not calling them Khalistani militants, Khalistani terrorist in capital letters. Khalistani terrorist group is the most coward group in the world. लेकिन हमारे प्यारे जो खालिस्तानी हैं, जो बेसिकली एक इलॉजिकल टेररिस्ट और मिलिटेंट्स हैं, वो सिर्फ भारत से पंजाब को निकालने की बात करते हैं और पाकिस्तान से पंजाब को निकालने की बात नहीं करते हैं। जबकि पंजाब का जो टोटल एरिया है उसका 70% जो एरिया है पंजाब का, वो आज भी पाकिस्तान के पास है। तो ये खालिस्तान में शामिल वही सिख हैं जो अपने 9th और 10th गुरु का बलिदान पूरी तरह से भूल चुके हैं। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम थी कि लाहौर जो है वो बेसिकली पाकिस्तान को दे दिया गया। लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। लाहौर पहले ये डिसाइड किया गया था लाहौर के लिए कि वो पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, वो इंडिया को दिया जाएगा। जितने मासूमों की जान जरनैल सिंह भिंडरावाला ने ली है, उतनी जान तो शायद पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स ने नहीं ली इंडिया के सिविलियंस की। इन डेप्थ सीरीज में, और इस इन डेप्थ सीरीज में हम लोग चहल एकेडमी के करंट अफेयर्स के साथ साथ कंटेम्प्रेरी इश्यूज के जो टॉपिक्स हैं उनको भी यहां पर हम लोग 360 डिग्री अप्रोच के साथ कवर करेंगे, जो कि आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी इजी बनाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो इस वक्त भारत में चल रहे सबसे बर्निंग टॉपिक में से एक है, जिसे बेसिकली हम लोग खालिस्तान इशू के नाम से जानते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स में इसलिए क्योंकि हम सभी लोगों को पता है कि इंडियन इन्वेस्टिगेशन टीम या एजेंसीज जो हैं या फिर जो रॉ हैं वो किस तरीके से इंटरनल अटैक्स कर रही हैं इस वक्त खालिस्तान पर। कनाडा में बहुत सारे खालिस्तान टेररिस्ट, yes, I'm not calling them Khalistani militants, Khalistani terrorist in capital letters, जिन्हें कंटिन्यूसली इंडियन रॉ की मदद से मारा जा रहा है। कनाडा गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये पता है कि हाँ बिल्कुल इसमें इंडिया का कोई ना कोई तो रोल है ही, और कनाडा गवर्नमेंट इसे प्रूफ नहीं कर पा रही है क्योंकि इंडिया पूरी तरह से यहां पर उसको डिनाई कर रहा है। अब यहां पर इंटरनेशनल रिलेशंस पर तो बात आ ही चुकी है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस थोड़े बहुत यहां पर खराब हो ही रहे हैं, और एक दूसरे को वीजा बैन करना, एंट्री बैन करना, ये सारी चीजें चल रही है। और ये मुद्दा जो है इंडिया और कनाडा के रिलेशंस का, ये बहुत जल्दी सॉल्व नहीं होने वाला है। ये आने वाले 1, 1.5, 2 सालों तक आपको कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स में दिखेगा, क्योंकि कनाडा कितना भी स्ट्रिक्ट डिसीजन ना क्यों न ले ले, इंडिया जो है अपने ऑपरेशंस को खालिस्तान को पूरी तरीके से खत्म करने का वो बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि खालिस्तानी इशू है क्या, ये शुरू कब हुआ, कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, और इंडिया को आज ऐसी स्थिति में क्यों लाकर खड़ा कर दिया है बेसिकली खालिस्तान ने। देखिए, खालिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो आप सभी लोगों को होगा कि खालिस्तान बेसिकली एक ऐसी डिमांड है जहां पर एक्सट्रीमिस्ट सिख कम्युनिटी के लोग पंजाबी स्पीकिंग नेशन की डिमांड कर रहे हैं, और ये सिर्फ आजादी के बाद नहीं, लेकिन आजादी से पहले ये डिमांड की जा रही है। और अब ज्यादा दुख की बात यह है कि वो पंजाबी एक्सट्रीमिस्ट सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं, मैं सारी की सारी कम्युनिटी की नहीं, कुछ 1 या 2% उन एक्सट्रीमिस्ट सिखों की बात कर रहा हूं, जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स के साथ मिलकर इस खालिस्तान इशू को बेसिकली इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, खालिस्तानियों का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि पंजाब जो भारत का एक राज्य है, उसे भारत से अलग करके पंजाब देश बनाना है, जिसे खालिस्तान नाम दिया जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिए, आपने बहुत सारी सुपर हीरो की फिल्म्स देखी होंगी। कोई भी सुपर हीरो बहुत बड़ा सुपर हीरो तब बनता है जब उसके सामने सुपर विलन बहुत बड़ा होता है। आपने बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में सुना होगा जिन्होंने दुनिया भर में तबाही मचा दी, जैसे लिट्टे या वगैरह वगैरह, और वो खुलकर सामने आते हैं। लेकिन खालिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इज द मोस्ट कावर्ड ग्रुप इन द वर्ल्ड। उनसे ज्यादा डरे हुए और इलॉजिकल मिलिटेंट्स आपको इस पूरी दुनिया में नहीं दिखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अगर मैं खालिस्तानी लीडर हूं और अगर मैं कहता हूं कि मुझे पंजाब एज अ डिफरेंट नेशन या डिफरेंट कंट्री चाहिए, तो मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि मुझे भारत का पंजाब चाहिए, मैं पाकिस्तान के पंजाब की भी डिमांड करता। लेकिन हमारे प्यारे जो खालिस्तानी हैं, जो बेसिकली एक इलॉजिकल टेररिस्ट और मिलिटेंट्स हैं, वो सिर्फ भारत से पंजाब को निकालने की बात करते हैं और पाकिस्तान से पंजाब को निकालने की बात नहीं करते हैं। जबकि पंजाब का जो टोटल एरिया है उसका 70% जो एरिया है पंजाब का, वो आज भी पाकिस्तान के पास है, जो 1947 में लाहौर वाला प्रोविंस पाकिस्तान के पास चला गया था। तो अगर खालिस्तानियों को ये डिमांड पूरी तरीके से पूरी ही करनी है तो इंडिया का भी पंजाब निकाले और पाकिस्तान का भी पंजाब निकाले और फिर बना ले अपना देश। लेकिन पाकिस्तान से वो इस तरीके की डिमांड नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान ही उनका एक बहुत बड़ा फाइनेंसर है, पाकिस्तान ही उन्हें बहुत ज्यादा फंड देता है। अब यहां पर जो खालिस्तानियों में जो एक्सट्रीमिस्ट सिख लोग हैं, वो स्ट्रैटेजिकली तो इलॉजिकल और बेवकूफ है ही, लेकिन रिलीजन के नाम पर भी कितने इलॉजिकल और बेवकूफों वाली हरकतें कर रहे हैं उसको समझने की कोशिश करिए। हम सभी को पता है कि पाकिस्तान के रहने वाले लोग या पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स की कैटेगरी में आते हैं, जो औरंगजेब जैसे मुगल लीडर्स को अपना आइडल मानते हैं और उन्हें आज भी जिंदा पीर कहते हैं। आयरनी की बात यह है कि औरंगजेब को अपना आइडल मानने वाले भारत में भी कम नहीं है। खैर, ये खालिस्तानी जो सिख कम्युनिटी के हैं, वो पाकिस्तान के मुस्लिम्स से बेसिकली हेल्प ले रहे हैं अपना एक नेशन बनाने के लिए। अब ये कितने शर्म की बात है, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट सिख कम्युनिटी के लोग हैं, ये अपना इतिहास भूल चुके हैं, क्योंकि यहां पर ये मुस्लिम सिख यूनिटी की बात करते हैं। लेकिन अगर हम लोग 800 या 900 साल भी थोड़ा सा पीछे जाएं, तो एक कहानी मेरे दिमाग में ये आती है कि सिखों के जो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, वो पहले मुगलों का ही एक तरीके से प्रोटेक्शन करते थे। लेकिन औरंगजेब ने 1707 से पहले कश्मीरी पंडितों को लगातार जबरदस्ती फोर्स करना शुरू किया 17th सेंचुरी में कि वो अपना धर्म बदलकर इस्लाम कबूल कर ले और मुस्लिम बन जाए। उस वक्त इस देश के हर स्टेट और हर कम्युनिटी के पास कोई लीडर था जो उनका प्रोटेक्शन कर सके, लेकिन कश्मीरी पंडितों के पास कोई भी ऐसा लीडर नहीं था जो उनका प्रोटेक्शन कर सके। कश्मीरी पंडित भागे भागे गुरु तेग बहादुर के पास पहुंचे, जिनके नाम पर आपको दिल्ली में एक एरिया गुरु तेग बहादुर नगर, जीटीबी नगर भी देखने को मिलता है। और गुरु तेग बहादुर ने क्या किया? गुरु तेग बहादुर जी ने मुगलों का साथ छोड़कर कश्मीरी पंडितों का साथ दिया और अपनी आर्मी इकट्ठा की और मुगलों से भिड़ गए। और यही वो मुगल आर्मी है जिन्होंने गुरु तेग बहादुर को शहीद किया था। उसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी पर। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा की शुरुआत की। अब ये खालसा की शुरुआत हुई क्यों? क्योंकि उस वक्त सिख आर्मी की पॉपुलेशन कम थी और हिंदू फैमिलीज की रक्षा करनी थी गुरु गोविंद सिंह जी को। तो हर हिंदू फैमिली ने यह डिसाइड किया कि मेरी फैमिली का, हर हिंदू फैमिली का जो सबसे बड़ा लड़का या सबसे बड़ा बेटा होगा, उसे हम सिख कम्युनिटी में दान करेंगे। वो सिख बनेगा, खालसा आर्मी में शामिल होगा और हिंदुओं की रक्षा करेगा। और उस पूरी की पूरी खालसा आर्मी पर किसने अटैक किया? औरंगजेब ने अटैक किया, जो कि एक मुगल एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम लीडर था। गुरु गोविंद सिंह जी किसकी वजह से शहीद हुए? औरंगजेब की वजह से शहीद हुए। और जैसे हमारे लिए भगवान प्रभु श्री राम है, उसी तरह से सिख कम्युनिटी के लिए उनके 10 गुरु और गुरु ग्रंथ साहिब जो है वो बेसिकली देवों के लेवल पर आते हैं। तो ये खालिस्तान में शामिल वही सिख हैं जो अपने 9th और 10th गुरु का बलिदान पूरी तरह से भूल चुके हैं। और उनका ये बलिदान जो किया गया था वो उन्हीं एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम लोगों ने किया था, जिन एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम लोगों के साथ आज की खालिस्तानी की सिख कम्युनिटी खड़ी है। और ये खालिस्तानी आज उन्हीं हिंदुओं को मार रहे हैं जिन हिंदुओं को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा को शुरू किया था। इसलिए शायद ये कहा जाता है कि ये जो खालिस्तानी है वो असल में सिख है नहीं, क्योंकि हर पगड़ी आपको नेशनलिज्म का इंडिकेशन यहां पर नहीं देती है। खैर, ये तो आयरनी है ही इस वक्त इस सिचुएशन की, लेकिन अब हम लोग बेसिकली थोड़ा खालिस्तानी इशू के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो 10th सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने बेसिकली ये जो खालसा ट्रेडिशन है उसको 1699 में स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये जो बेसिकली खालसा आर्मी को स्टार्ट किया गया था इंडिया को प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए, पंजाब रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, पंजाब का एम्पायर बढ़ाने के लिए और हिंदुओं की रक्षा करने के लिए मुगलों से, उसके लिए किया गया था। आप सबसे पहले ये जो खालसा वर्ड है उसका ओरिजिनेशन समझिए और आज देखिए कि खालसा को खालिस्तान बनाकर किस तरीके से पेश किया जा रहा है। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी भी पूरी तरह से शर्मसार हो चुके होंगे ये देखकर कि किसी चीज को किस चीज के लिए शुरू किया गया था और उसे कहां पर लाकर खड़ा किया जा रहा है। खैर, लेकिन जब 10th सिख गुरु ने शहीद हुए और उसके बाद ये जो ट्रेडिशन है ये रुका नहीं। रंजीत सिंह और बंदा बहादुर ने बेसिकली इस ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया, यहां तक कि बंदा बहादुर के 4 बेटे जो बेसिकली शायद 13-14 साल से भी कम उम्र के थे, उनको बंदा बहादुर के सामने ही मार दिया गया और इन्हीं मुगलों ने मारा, इन्हीं एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स ने मारा।
क्यों उन 4 लड़कों को मारा गया जो जिनकी उम्र 12 साल भी नहीं थी? क्योंकि वो उसके बंदा बहादुर के बाद खालसा आर्मी को आगे बढ़ाते और वो मुसलमान बनने को तैयार नहीं थे। बंदा बहादुर को जिंदा रखकर टॉर्चर किया गया, उनकी आंखें निकाल दी गई, गर्म सरिये से, गर्म रॉड से उनकी आंखें निकाली गई, उनके नाखून नोच लिए गए, उनकी उंगलियां तोड़ दी गई, उन्हें जिंदा तड़पता छोड़ दिया गया ऐसी हालत में जहां पर उनकी बॉडी को काट दिया गया और उनके ऑर्गन्स लिटरली उनकी बॉडी से निकाल दिए गए और बंदा बहादुर उस वक्त भी तड़प रहे थे। लेकिन इस मूवमेंट पे भी बंदा बहादुर ने क्या बोला कि मैं अपने सिख रिलीजन को नहीं छोड़ूंगा, इस्लाम कबूल नहीं करूंगा। पता नहीं आज के जो खालिस्तानी हैं या जो आउट ऑफ खालिस्तानी सिख कम्युनिटी के जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, पता नहीं उन्हें यह कहानी क्यों याद नहीं है कि वो एक्सट्रीमिस्ट सिख जो एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स के साथ मिलकर इस देश में आतंकवाद फैला रहे हैं, ये वही एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम्स हैं जिनके पूर्वजों ने आपके 9th और 10th गुरु को मारा था और आपके राजाओं रणजीत सिंह और बंदा बहादुर और उनकी जनरेशन को भी खत्म किया था। पता नहीं है क्यों नहीं यार। खैर, अब यहां पर अगर हम लोग ये बात करें कि ये जो खालिस्तान वर्ड है ये बेसिकली आया कब, एग्जिस्ट कब हुआ, डॉक्टर वीर सिंह भट्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो डॉक्टर वीर सिंह भट्टी जो एक पोएट थे, उन्होंने ऑफिशियली पैम्फलेट में सबसे पहली बार जो वर्ड है खालिस्तान वो यूज किया था ऑफिशियली। और मार्च 1946 में जो अकाली दल पंजाब की पॉलिटिकल पार्टी है जिसे आप लोग शिरोमणि अकाली दल SAD के नाम से जानते हैं, उन्होंने मार्च 1946 में सिख कम्युनिटी के लिए एक अलग नेशन की डिमांड की थी और रिजोल्यूशन पास किया था। ये वही अकाली दल है जो पंजाब में प्रकाश सिंह बादल का है, जिनकी जो हरसिमरत कौर जो बेसिकली उनकी बहू है, वो 2014 से लेकर 2019 तक हमें देखने को मिलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थी, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी। खैर, अब ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ये बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप से होकर गुजरा है। इसमें बेसिकली 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार भी आता है जिसके बारे में हम लोग अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1986 से लेकर 1988 भी आता है। और यहां पर अभी तो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द सिनेरियो में काफी हद तक खत्म हो चुका था इन दोनों ऑपरेशंस के बाद, लेकिन आज भी इंडिया के कुछ प्लेसेस में, कनाडा में बहुत ज्यादा, यूके और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा ये खालिस्तान मूवमेंट पनप भी रहा है। अब हम लोग सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट जो है स्टार्ट कब हुआ। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था 1947 में, तो जो बेसिकली आपका पंजाब प्रोविंस था, वो पंजाब प्रोविंस को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया गया। भारत में भी एक पंजाब है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो जो वेस्ट पंजाब हुआ यानी पाकिस्तान वाला पंजाब हुआ, वहां पर हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग ज्यादा चले गए, और इंडिया वाले पंजाब में यानी ईस्ट पंजाब में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा रह गए। तो इंडिया वाले पंजाब से मुस्लिम लोग पाकिस्तान जाने लगे, और पाकिस्तान वाले पंजाब में जो सिख और हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो इंडिया आने लगे। और यहीं पर बेसिकली हमको वो कम्युनल वायलेंस देखने को मिलता है, क्लैशेस देखने को मिलते हैं, इसीलिए इतने ज्यादा लोगों की जान गई थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम थी कि लाहौर जो है वो बेसिकली पाकिस्तान को दे दिया गया। लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। लाहौर पहले ये डिसाइड किया गया था लाहौर के लिए कि वो पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा, वो इंडिया को दिया जाएगा। ठीक है, जब तक बेसिकली फाइनल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर नहीं हुआ था तब तक ये बात फाइनल थी कि लाहौर जो है वो नहीं रहेगा पाकिस्तान के पास, लाहौर इंडिया के पास रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि लाहौर की बेसिकली महाराजा रंजीत सिंह की कैपिटल तो रह ही चुकी थी, लेकिन एक और चीज यहां पर थी कि लाहौर में ही आपको ननकाना साहिब देखने को मिलता है जो गुरु नानक जी का बेसिकली बर्थ प्लेस था, जो फर्स्ट गुरु थे सिखों के, और यहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन भी आपको मेजोरिटी में देखने को मिलती है। लेकिन फिर लाहौर पाकिस्तान के पास क्यों चला गया? अगेन इलॉजिकल रीजन कि पाकिस्तान के पास कराची के अलावा कोई और बड़ा शहर था नहीं, इसीलिए सोचा कि लाहौर उनको दे देते हैं। तो उनके पास बड़ा शहर नहीं था इसलिए लाहौर दे दिया गया, इसलिए गुरु नानक जी का जो बर्थ प्लेस है वो पाकिस्तान चला गया, अदरवाइज ये इंडिया में होना लगभग तय था। अब यहां पर बेसिकली जब ये प्रोविंस डिवाइड हो गया, यहां से शुरुआत हुई, जब पंजाब प्रोविंस इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हो गया, यहां से शुरुआत हुई कि जो पंजाबी स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए एक डिफरेंट नेशन यहां पर चाहिए। अब यहां पर डिफरेंट नेशन की डिमांड तो बिल्कुल है, गलत है कि ऑब्वियसली डिफरेंट नेशन तो देंगे नहीं। कंस्टिट्यूएंट असेंबली में अगर हम लोग भट्टी साहब को देखते हैं जो पोएट थे, उन्होंने
कंस्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट ना होते हुए भी बेसिकली ये आवाज उठाई थी कि हमें खालिस्तान नाम का एक नया नेशन चाहिए, एक नया देश चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफी बेइज्जती भी की उनकी, और उन्हें बेसिकली धुतकार कर वहां से बाहर कर दिया गया और कहा कि कोई तुमको अलग देश नहीं मिल रहा, इंडिया पाकिस्तान अलग हो रहा है, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन पंजाब फिर एक, अगर अलग नेशन की डिमांड पूरी नहीं हो रही थी तो फिर ये एक डिमांड उठने लगी 1950 के बाद कि भाई कम से कम पंजाबी स्पीकिंग लोगों के लिए एक अलग स्टेट तो दे दो, क्योंकि आज की डेट में जो आपको पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, चंडीगढ़ ये एरियाज दिखते हैं, 1956 से पहले इनके नाम नहीं थे, इन्हें कहा जाता था पेप्सू, PEPSU। और हमें पता है कि 1950 के बाद लैंग्वेज के नाम पर स्टेट्स की डिमांड उठने लगी। आंध्र प्रदेश से ये डिमांड उठी थी, उसके लिए धर कमीशन भी बैठी थी, JVP कमेटी भी बैठी थी, जिन्होंने बेसिकली मना कर दिया था पूरी तरीके से कि भाई भाषा के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड नहीं किया जाएगा। फिर 1953 में फजल अली कमीशन आती है, जिसमें फजल अली चेयरमैन थे। HN कुंजरू वही व्यक्ति हैं जिन्होंने NCC को स्थापित किया था, नेशनल कैडेट कोर के फाउंडर थे। और तीसरे व्यक्ति आपके KM पानीकर। तो ये तीन लोगों ने 1953 की इनकी कमेटी बनाई गई। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की और कहा कि भाई भाषा के आधार पर आप स्टेट्स को डिवाइड कर दीजिए। 1956 में इस कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो लाया गया एंड आंध्र प्रदेश बिकेम द वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ भारत जो भाषा के आधार पर अलग हुआ। और उसी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंडर हम लोग देखते हैं कि पंजाब स्टेट एक अलग स्टेट बनाया गया 1966 में, जब हरियाणा को पंजाब से अलग कर दिया गया। वैसे अगर आप 1960 के बॉम्बे प्रोविंस की बात करें तो बॉम्बे प्रोविंस को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया 1960 में, जिससे महाराष्ट्र और गुजरात आपका निकल कर आया, वो भी आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर ही हुआ था। खैर, अब यहां पर इसके बाद 1973 में शिरोमणि अकाली दल ने क्या किया, आनंदपुर साहब में एक मीटिंग की। आनंदपुर साहब जहां पर बेसिकली खालसा की शुरुआत हुई थी 1699 में, और उन्होंने बेसिकली कुछ एक लिस्ट दे दी डिमांड्स की कि वो क्या क्या डिमांड बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहते। और ये जो बेसिकली सेपरेट पंजाब नेशन और पंजाब स्टेट या उनका एक बहुत सारी जो एक्सट्रीमिस्ट डिमांड थी, अकाली दल उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेकर चला गया। और न्यूयॉर्क टाइम्स में वो जो पूरी की पूरी गाइडलाइंस हैं वो छपी है फ्रंट पेज में कि किस तरीके से इंडिया में डिस्टर्बेंस चल रहा है। ठीक, खैर, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, खालिस्तानी और खालिस्तान की हिस्ट्री के सबसे बड़े आतंकवादी की, जिसे बहुत गर्व के साथ कहते हैं हम लोग, और कहना भी चाहिए कि जानवरों की तरह गोली मारी गई थी इसे, और ये आदमी वही डिजर्व करता था जिस तरह से इसे गोली मारी गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार में इंडियन आर्मी ने जिस तरीके से मारी थी। क्योंकि जितने मासूमों की इसने जान ली है, जितने मासूमों की जान जरनैल सिंह भिंडरावाला ने ली है, उतनी जान तो शायद पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप्स ने नहीं ली इंडिया के सिविलियंस की। मतलब एक टाइम ऐसा था 1980s के डेकेड में कि कोई इंडियन सिटीजन किसी पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप के सामने सुरक्षित महसूस कर सकता था, लेकिन इस आदमी के सामने सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता था। और जो किया इंडियन आर्मी ने इस आदमी के साथ, और जो किया इंदिरा गांधी और इंडियन गवर्नमेंट ने इस आदमी के साथ, ये आदमी वही डिजर्व करता था। खैर, चलिए, अब जरनैल सिंह भिंडरावाला के बारे में कई लोग बेसिकली ये भी कहते हैं, पॉपअप करते हैं कुछ बातें। देखिए, अब ये बेसिकली प्रूफ तो है नहीं, लेकिन फिर भी हवा में तो बातें हैं ही, सो इट इज बेसिकली बेटर टू क्लियर द एयर। तो पॉपअप करते हैं कि ये जो जरनैल सिंह भिंडरावाला है, इस कैरेक्टर को संजय गांधी ने ही कॉइन किया था अकाली दल के अगेंस्ट, और कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का भी इसमें सपोर्ट था, क्योंकि अकाली दल जो है अपनी एक्सट्रीमिस्ट गाइडलाइन की वजह से कांग्रेस के सपोर्टर्स को अपनी तरफ खींचता जा रहा था। और कांग्रेस को ये चाहिए था, इंदिरा गांधी संजय गांधी को ये चाहिए था, संजय गांधी इंदिरा गांधी के बेटे, उनको ये चाहिए था कि पंजाब में कांग्रेस रहे, लेकिन अकाली दल बेसिकली स्ट्रांग होती जा रही थी। तो जरनैल सिंह भिंडरावाला को उन्हीं के अगेंस्ट यहां पर खड़ा किया गया। लेकिन जरनैल सिंह भिंडरावाला इतना बड़ा आदमी बन गया कि 1980s तक आते आते वो खुद गवर्नमेंट के लिए सरदर्द बन गया। पूरा का पूरा यूथ उसने कैप्चर कर लिया, पंजाब का सारी जो यूथ है वो जरनैल सिंह भिंडरावाला को पूरी तरीके से फॉलो करने लगी, और ये खुद एक्सट्रीमिस्ट बेसिकली डिमांड्स रखने लगे कि अब खालिस्तान हमें एक नया देश चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। अब यहां पर एक चीज हम लोग ये देखते हैं कि अकाली दल और जरनैल सिंह भिंडरावाला के बीच में यहां पर बहुत सारी मीटिंग्स होती हैं, अकाली दल के लीडर्स और भिंडरावाला के बीच में, और यहां पर बेसिकली एक तरीके से डील हो जाती है उन दोनों के बीच में। ठीक,
कि हम दोनों मिलकर कहीं ना कहीं इस खालिस्तान मूवमेंट को आगे चला सकते हैं, इंडिया के अगेंस्ट जाकर और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाकर। तो यहां पर उस वक्त शिरोमणि अकाली दल के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था हरचंद सिंह लोंगेवालान, उन्होंने 1983 में खुद भिंडरेवाला को इनवाइट किया कि आप गोल्डन टेंपल में आ जाइए और गोल्डन टेंपल को अपना खालिस्तान मूवमेंट का हेडक्वार्टर बना दीजिए। सोचिए कितनी शर्म की बात है कि बेसिकली एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर एक आतंकवादी को अपने सबसे पवित्र स्थान पर बुला रहा है, गोल्डन टेंपल। और वो इतना पवित्र है कि आप सिख कम्युनिटी तो छोड़िए, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, हर कोई उस गोल्डन टेंपल में जाता है, क्योंकि दूसरे रिलीजन के लोगों की भी, मैं हिंदू हूं लेकिन मेरी भी इतनी श्रद्धा है कि मुझे भी वहां जाने का मौका मिले तो पता नहीं कितने दिन और कितने महीने वहां मैं बिता कर आ जाऊं। तो एक पॉलिटिकल लीडर ने एक आतंकवादी को अपने सबसे पवित्र स्थान में इनवाइट किया ताकि तुम अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज यहां से चला सको। कैन यू जस्ट इमेजिन दिस? और भिंडरेवाला तो चले ही गए क्योंकि वो तो टेररिस्ट हैं ही, तो उन्हें क्या सही और गलत। अब इसके बाद यहां पर भिंडरेवाला ने जब से हेडक्वार्टर बनाया तो इन्होंने जो खालिस्तानी ऑपरेशन है वो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट शुरू कर दिया, पुलिस के अगेंस्ट शुरू कर दिया और हिंदुओं के अगेंस्ट और नॉन पंजाबी स्पीकिंग पीपल के अगेंस्ट यहां पर शुरू कर दिया। न जाने कितने हिंदुओं को मारा, पुलिस वालों का असैसिनेशन हुआ। अब यहां पर यह खबर जैसे ही पूरी तरीके से गवर्नमेंट के सामने आ जाती है तो इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 लॉन्च कर देती है। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। 1983 में एक छोटी सी घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी। एक सीनियर पंजाब के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, आईपीएस लेवल पुलिस ऑफिसर जो है, गोल्डन टेंपल में प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए गए थे। जैसे ही वो गोल्डन टेंपल से बाहर निकले उन्हें गोली से मार दिया गया और एक आईपीएस लेवल ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई गोल्डन टेंपल के बाहर और उनकी बॉडी को सड़ने के लिए धूप में छोड़ दिया गया। न पंजाब की गवर्नमेंट ने कुछ किया, न पंजाब की पुलिस ने कुछ किया, न पंजाब के लोगों ने कुछ किया। क्यों? क्योंकि भिंडरेवाला का डर इतना ज्यादा था उस वक्त पंजाब में, सबको पता था कि इसको भिंडरेवाला ने मारा है, इस पुलिस ऑफिसर को। जो भी उसकी मदद करने जाएगा या फिर जो भी उसकी बॉडी को वहां से उठाएगा, भिंडरेवाला उसका भी वहां पर कत्ल कर देगा। सोचिए इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि पुलिस वाले खुद सुरक्षित नहीं थे भिंडरेवाला के सामने, वो पुलिस वाले क्या पंजाब के लोगों को सुरक्षित रख ले। इसीलिए इंदिरा गांधी ने यहां पर एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, जो इंदिरा गांधी का बहुत सही स्टेप भी था। जितना सही स्टेप इंदिरा गांधी का 1971 का वॉर का था, उतना ही सही स्टेप इंदिरा गांधी का 1984 का था। और 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है, बेसिकली इंदिरा गांधी ने लॉन्च कर दिया 1 जून 1984 को। करीबन एक हफ्ता चला था और यहां पर आर्मी, पुलिस, टैंक, एयरफोर्स सभी की मदद ले ली गई और गोल्डन टेंपल में जो छुपे आतंकवादी थे, खालिस्तानी आतंकवादी, उनको मार गिराया गया। अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश करिए, ये एक इस जो मैं बात कहना जा रहा हूं उसे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन के तरह से लीजिए। आपके लिए आपका रिलीजन बड़ा है या फिर आपके लिए आपका देश बड़ा है? आपके लिए आपका देश बड़ा है और देश बड़ा होना भी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपका रिलीजन, आपका धर्म आपके लिए आपके देश से बड़ा हो गया, उस दिन आप खुद एक मिलिटेंट बनने की तैयारी में। जैसे कहते हैं ना, टुडे अ ईव टीजर, टुमारो अ रेपिस्ट। ये वही बेसिकली कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। मैं अपने रिलीजन के लिए 100% डेडिकेटेड हूं, लेकिन जब भी मुझे अपने रिलीजन और देश में से कुछ चुनने की बात आएगी, मैं हमेशा बिना एक सेकंड सोचे अपने देश को ऊपर रखूंगा। लेकिन इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने रिलीजन को ऊपर रखते हैं, देश को नहीं। उनमें से कुछ एक्सट्रीमिस्ट सिख लोग निकल कर आए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद, और उन सिख एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने यह कहा कि गवर्नमेंट ने सिख धर्म का अपमान किया है गोल्डन टेंपल पर गोलीबारी करके। यानी कि अगर इंडियन गवर्नमेंट या आर्मी या एयरफोर्स बंदूक लेके गोल्डन टेंपल में घुस रही है 1984 में, तो वो सिख रिलीजन का अपमान है। और जर्नैल सिंह भिंडरावाले जैसे आतंकवादी और उस आतंकवादी के आतंकवादी साथी 1984 से एक साल पहले ही 1983 में बंदूकें लेके गोल्डन टेंपल में घुस चुके थे और एक साल से वहां से टेररिस्ट और ऑपरेशन चला रहे थे। क्या वो सिख रिलीजन का अपमान नहीं था? सिख रिलीजन का अपमान भिंडरेवाला ने किया और इंडियन गवर्नमेंट ने उस अपमान का बदला लिया। मैं हिंदू हूं और प्रभु श्री राम में सबसे ज्यादा अपनी आस्था रखता हूं,
अगर श्री राम के मंदिर में कल के दिन कोई आतंकवादी घुस जाते हैं, 10-12 आतंकवादी, तो क्या मैं पुलिस और आर्मी को यह कहूंगा कि खबरदार तुम मंदिर के अंदर मत घुसना? अरे बिल्कुल मंदिर के अंदर घुसिए और आप उन आतंकवादियों को मार गिराइए, क्योंकि मेरे लिए इस वक्त मेरा रिलीजन बड़ा नहीं है, मेरे लिए इस वक्त मेरा देश बड़ा है। और श्री राम भी मंदिर में बैठे बैठे वही चाहते होंगे। और अगर वहां पे मंदिर को चोट पहुंचेगी, नुकसान होगा, शायद मूर्ति को भी चोट पहुंचे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस मूर्ति को गंगा जल में विसर्जित कर दिया जाएगा, दोबारा से भूमि पूजन करवा दिया जाएगा, एक शुद्धि हवन करवा दिया जाएगा, मंदिर फिर से शुरू हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तो जो काम ये मंदिर के साथ किया जा सकता था वो गोल्डन टेम्पल के साथ भी करना चाहिए था, ना कि लोगों को भड़कना चाहिए था, लेकिन उस वक्त अपने देश को ऊपर रखना चाहिए था अपने रिलीजन से। और ये हर सिख कम्युनिटी के लोगों ने नहीं किया। 99.99% सिख कम्युनिटी के लोग अपने देश को ही ऊपर रखते हैं। ये 0.1% जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, यही बेसिकली तालाब को गंदा कर रहे हैं। खैर चलिए, अब यहां पर बेसिकली ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है वो लॉन्च किया गया। यहां पर जो मिलिटेंट मूवमेंट था खालिस्तानियों का वो खत्म किया गया। इसमें 83 आर्मी सोल्जर जो है वो शहीद हुए, 493 जो सिविलियंस है वो मारे गए। ये सरकारी आंकड़ा है, गैर सरकारी आंकड़ा अगर हम लोग देखने जाए तो उसमें ये कहा जाता है कि इस ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। खैर, अब गैर सरकारी आंकड़े की क्या ही बात करें। अब इसके बाद गोल्डन टेम्पल जो है वो टेररिस्ट से फ्री हो गया, लेकिन कुछ एक्सट्रीमिस्ट सिखों को लगा कि बेसिकली सरकार ने एक तरीके से सिख रिलीजन के अगेंस्ट यहां पर स्टेप लिया है। उन एक्सट्रीमिस्ट सिख लोगों ने इंदिरा गांधी का असैसिनेशन करके सिख रिलीजन का बदला नहीं लिया, उनसे जर्नैल सिंह भिंडरेवाला से बदला लिया। जो लोग आज आपके सामने ये कहते हैं ना कि 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में गोल्डन टेम्पल को जो नुकसान पहुंचा वो सिख रिलीजन का अपमान था, ये वो सिर्फ दिखावे के लिए कहते हैं। असल में उन्हें इस बात से दिक्कत थी कि इंडियन आर्मी और गवर्नमेंट में इतनी हिम्मत थी कि कहीं पर भी घुसकर वो जर्नैल सिंह भिंडरेवाला को मार सकते थे, और ये चीज उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। और इसी वजह से एक्सट्रीमिस्ट सिख कम्युनिटी के लोगों में कोइंसिडेंटली, अनफॉर्चुनेटली, इंदिरा गांधी के जो 2 सिख बॉडीगार्ड थे वो भी शामिल थे। और इन 2 सिख बॉडीगार्ड्स ने, जिनमें से एक सिख बॉडीगार्ड के अंकल जसदीप सिंह भी शामिल थे, उन्होंने बेसिकली इंदिरा गांधी का यहां पर असैसिनेशन कर दिया। वैसे इंदिरा गांधी को इस बारे में कहा गया था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हो चुका है तो अच्छा होगा कि आप अपने सिख बॉडीगार्ड्स को बदल दें। यहां पर इंदिरा गांधी ने कहा, तुम्हारे लिए ये सिख होंगे, मेरे लिए ये इंडियन है, और जितना सुरक्षित मैं इन 2 सिखों के साथ करती हूं किसी के साथ नहीं करती। काश इंदिरा गांधी ने अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात सुन ली होती। खैर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बेसिकली इंदिरा गांधी जो है उनकी डेथ हो गई। अब यहां पर जिस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट सिख लोग सामने आते हैं, उसी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट हिंदू लोग भी पूरी तरीके से सामने आ जाते हैं। और एक्सट्रीमिस्ट जो हिंदू लोग हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं कि यहां पर सिखों ने इंदिरा गांधी यानी हमारी जो कश्मीरी पंडित हिंदू हैं उनको मारा है, और यहां पर एंटी सिख राइट शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो रोल था बेसिकली कांग्रेस के लीडर्स का ही था एंटी सिख राइट्स करवाने में। जगदीश टाइटलर जो पर्सन थे कांग्रेस लीडर, उनका नाम सबसे ज्यादा उछल कर आया। उन्हें उन पर कोर्ट में केस भी चला, वो काफी महीने या साल जेल में भी रहे। बाद में उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि केस कमजोर पड़ गया, लेकिन जगदीश टाइटलर का बहुत बड़ा हाथ था। और जैसे ही वो जेल से बाहर निकले वो पॉलिटिक्स से अपने आप रिटायर हो गए, या फिर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें पूरी तरीके से किनारे कर दिया। और यहां पर फिर हमें पंजाब में और दिल्ली में एंटी सिख राइट्स देखने को मिलते हैं। ज्यादा हमें दिल्ली में देखने को मिलते हैं। 8000 से ज्यादा सिखों को यहां पर मार दिया गया। अब जिस तरीके से मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले एक्सट्रीमिस्ट सिखों की बेवकूफी की बात की थी, यहां पर मैं हिंदुओं की बेवकूफी की बात करना चाहूंगा। एक्सट्रीमिस्ट सिख लोग तो भूल गए कि मुगलों ने और मुसलमानों ने उनके गुरुओं के साथ क्या किया था, लेकिन 1984 के इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद हिंदू भी ये भूल गए कि सिख रिलीजन कोई अलग रिलीजन है ही नहीं। सिख रिलीजन हिंदुइज्म से ही निकला था, और वो खालसा आर्मी हिंदुओं की रक्षा के लिए ही बनी थी। यानी हिंदुइज्म एक बहुत बड़ा पेड़ है, और उस बहुत बड़े पेड़ की एक ब्रांच, एक शाखा सिखिज्म है। जैसे हिंदुइज्म की एक शाखा बुद्धिज्म है, दूसरी शाखा जैनिज्म है, क्योंकि इसी पेड़ से सारी की सारी ब्रांचेस निकली हैं। तो हिंदू उन्हीं सिखों को मारने लगे जो लोग सिख बने थे आज से 800 साल पहले हिंदुओं को बचाने के लिए। पता नहीं उस वक्त इस देश में क्या हो रहा था और सबकी जो बुद्धि है वो कहां चली गई थी। खैर, अब यहां पर जब एंटी सिख राइट हुए, यहां पर उसके बाद भी हम लोग ये देखते हैं कि जो खालिस्तानी इश्यूज हैं वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। बहुत सारे इंसिडेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। खालिस्तानियों ने एयर इंडिया की जो एक फ्लाइट है उसको बम से उड़ा दिया था।
ठीक है, कनाडा का खालिस्तानी ग्रुप था जिसमें 329 लोग मारे गए थे। और इन खालिस्तानियों ने सिर्फ देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का असैसिनेशन नहीं किया, अपने स्टेट पंजाब के चीफ मिनिस्टर का भी असैसिनेशन किया। जी हां, 31 अगस्त 1995 पंजाब के चीफ मिनिस्टर बेनत सिंह और बेनत सिंह के साथ उनके कुछ मिनिस्टर, कुछ बॉडीगार्ड्स, कुछ पुलिस ऑफिसर्स, इन सब का भी असैसिनेशन जो है वो बेसिकली पंजाब में किया गया। इसके बाद हम लोग बेसिकली देखते हैं कि फिर इंडियन आर्मी जो है और ज्यादा फोर्स में आती है, धीरे 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 खालिस्तानियों को खत्म करने लगती है। इंडिया में एक टाइम पे काफी हद तक वो खालिस्तानी इशू जो है वो खत्म हो चुका था, लेकिन आज भी हम लोग ये देखते हैं कि जो यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर काफी हद तक हम लोग देख रहे हैं कि खालिस्तानी मूवमेंट फिर से जागरूक हो रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू इंडियन जो यूथ है उसको भड़काया जा रहा है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, उनके पेरेंट्स और इंडियन यूथ और उनके एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना ध्यान न भटकाएं किसी भी एक्सट्रीमिस्ट चीज में, और वो पूरी तरीके से बेसिकली अपने देश को ही ऊपर रखें। अब जो हाल ही में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो जितने भी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कनाडा में पूरी तरीके से सेटल्ड है, उनको एक एक करके मारा जा रहा है। ऑब्वियस सी बात है, रॉ के बिना आप ये नहीं कर सकते। कनाडा को भी ये बात बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए ये भी तो कहा जा रहा है रॉ इज द न्यू मोसाद, जिसके बारे में आपको आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी जानकारी देंगे। और फिलहाल इंडिया और कनाडा के जो बेसिकली रिलेशंस हैं काफी हद तक खराब चल रहे हैं, आने वाले कुछ टाइम तक और खराब चलते रहेंगे और इन्हें नॉर्मलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कनाडा और इंडिया के रिलेशंस कैसे खराब हो रहे हैं खालिस्तानी इशू की वजह से, क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाएगा, इसकी जानकारी आपको एक और डिटेल्ड वीडियो में दी जाएगी। और इसी तरीके की जो टॉपिक्स हैं, अगर आप उनको डिटेल में समझना चाहते हैं, आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो आपकी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और इजी बनाएगी। सो फॉर दैट प्लीज stay tuned with Chahal Academy. I will see you in the next video. Thank you very much. Jai Hind.